हाय एवरीवन, एज ऑल यू नो मेरा नाम भावना है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें अभी पता चल गया होगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी सॉरी बोलने से, क्योंकि मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। क्या करूँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो उसमें बंदा बिज़ी हो जाता है। खैर, मैं बहुत कुछ बात करके वीडियो लंबा नहीं करूँगी, मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ। कुछ सवाल आ रहे हैं कमेंट्स में और कुछ अपडेशन भी आई है MAPC कोर्स को लेकर इग्नू के। तो मैंने सोचा मैं इसको लेकर के एक वीडियो बना दूंगी। वैसे मैंने इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये MAPC मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी जो कि इग्नू ऑफर करता है आपको। इसमें आपको 2 साल का कोर्स रहता है। आपको मैक्सिमम मिलते हैं 4 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स में, या शायद 5 इयर्स देते हैं। नहीं, शायद उन्होंने कम किया है, सॉरी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी इस बारे में भी। तो कुल मिला के 2 साल का कोर्स होता है। और आपके जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं उसमें आपके 6 पेपर्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। और फिर प्रैक्टिकल्स आपके फर्स्ट ईयर्स में भी होते हैं। और सेकेंड ईयर्स में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनके कि आपको एग्ज़ाम्स लिखने होते हैं। एक प्रैक्टिकल्स होता है, एक मतलब पेपर प्रैक्टिकल्स का होता है, और एक आपकी इंटर्नशिप होती है, और तीसरा प्रोजेक्ट हुआ करता था, जिसमें कि लास्ट जो सेशन था उसी से ये बदलाव शुरू हुआ है कि एक प्रोजेक्ट वर्क होता था जिसमें आपको डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस वगैरह का काम करना रहता था। बट अब आप गौर से सुनिए कि अब आप प्रोजेक्ट चूज़ करने के बजाय आप एक सब्जेक्ट, एक तरीके से एक पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। और मेरी बहुत सलाह है, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रोजेक्ट के लिए जाएं, अदरवाइज़ आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी चूज़ कर लें। बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। वैसे भी आपको उसमें सिनॉप्सिस करनी थी, फिर आपको प्रोजेक्ट करना था, फिर उसका वाइवा रहता था। एंड ट्रस्ट में मैंने किया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, सबके लिए आसान नहीं होता। और हमारे स्टडी सेंटर पे भी हमको खुद हमारे एकेडमिक काउंसलर जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने बताया कि बहुत लोग सब कुछ कर लेते हैं, बट जब प्रोजेक्ट की बारी आती है तो वो गिव अप कर देते हैं और फिर वो कोर्स वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं 2 साल इतनी मेहनत करने के बाद। तो अगर आप लोगों को रिसर्च में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप ये अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर आपके 4 पेपर रहेंगे जो आपको लिखने रहेंगे एग्ज़ाम में, और आपके प्रैक्टिकल्स और इंटर्नशिप 2 चीज़ें रहेंगी। तो ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया या सेकंड ईयर हो गया। हाँ, सेकंड ईयर्स में आपको 3 स्पेशलाइजेशन मिलते हैं चूज़ करने के लिए। एक तो रहता है काउंसलिंग साइकोलॉजी, दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो आप इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी चूज़ किया था। तो इसमें इसको चूज़ करने से आपके प्रैक्टिकल्स और इंटर्नशिप पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके इंटर्नशिप भी डिफरेंट तरीके की होगी और आपके प्रैक्टिकल्स भी। जैसे अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी चूज़ करते हैं तो आप किसी काउंसलर के क्लिनिक में भी कर सकते हैं, और स्कूल्स में काउंसलर होते हैं तो आप वहाँ पे भी अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं 240 आवर्स की जो होती है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाके करना होता है। क्लिनिकल में आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिक क्लिनिक जो होते हैं वहाँ कर सकते हैं, आप मेडिकल हॉस्पिटल में कर सकते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट्स में जो होते हैं उनके डिपार्टमेंट होते हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपके फर्स्ट ईयर का क्या कोर्स होता है, आपके सेकंड ईयर का क्या कोर्स होता है। अब जो दूसरा बहुत एक बड़ा विषय बन के आता है, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे कमेंट में ये सवाल पूछते हैं कि ये जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में है, बट हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या हम एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। मैंने बहुत बार, 1-2 बार तो वीडियोस में भी आपको बताया है, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जी बिल्कुल, आप अपने एग्ज़ाम्स आराम से हिंदी में लिख सकते हैं। अब आप कुछ लोग सवाल हो गया यार इन्होंने क्या किया था, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, यूपी बोर्ड से मेरी पढ़ाई हुई है, और मेरा बैकग्राउंड भी लिटरेचर हिंदी का है। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि मैं इंग्लिश में ये पूरा कोर्स है, मैं इसके लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, और मैंने पता किया था, मुझे मालूम था कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया, बट मैंने खुद को एक चैलेंज दिया कि इसी बहाने एक नई भाषा भी आ जाएगी।
ऑनेस्टली एट फर्स्ट थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी भाषा की, किसी भी सब्जेक्ट की, वो अलग होती है। साइकोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो समझने में दिक्कत कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने कर लिया और मैंने अपना जो एग्ज़ाम था वो भी इंग्लिश मीडियम में ही लिखा। बस प्रॉब्लम ये थी कि मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि मैं जितना पढ़ती थी उतना ही लिखती थी, अच्छे से एलैबोरेट नहीं कर पाती थी उसे। स्टिल डिस्टिंक्शन के साथ मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, तो ठीक ठाक मार्क्स भी आ ही गए थे। और एक सवाल और आता है, एक किसी ने मुझसे पूछा है एक कमेंट करके कि प्लेसमेंट्स के क्या ऑप्शन है अगर हम MA PC कर लेते हैं तो देखिए, प्लेसमेंट आप सीधे PG करके कहीं पे भी होना मुश्किल रहता है। वैसे अगर आप साइकोलॉजी में PG हैं तो ये आपको बहुत एज देता है। जैसे आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी से, फिर आप नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप PG हैं तो कुछ जगह जहाँ पे B.Ed नहीं मांगते, जैसे UP में आप PGT साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे आप एज ए काउंसलर अपॉइंट हो सकते हैं। करंटली मैं एक स्कूल में एज ए काउंसलर ही काम कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे पास B.Ed की भी डिग्री है। और जैसे कि अगर आप साइकोलॉजी में PG हैं तो आप एक डिप्लोमा होता है काउंसलिंग एंड गाइडेंस में, आप वो करने के बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ज़रूरी नहीं कि आप NCERT वाला DCGC ही करें, बहुत सारे IGNOU भी एक कोर्स ऑफ़र करता है डिप्लोमा कोर्स, वो करके भी आप NVS, KVS और ये DSSB में ये करवाते हैं, काउंसलर की पोस्ट होती है, आप वहाँ पे भी वो मतलब आपको एज मिल जाता है करने के बाद। और लेट मी सी कि क्या है यार, अभी क्या है, कुछ सवाल एग्ज़ाम मीडियम हो गया ये, हाँ जी। तो कुछ लोगों को प्रैक्टिकल्स में बहुत रहता है कि कैसे प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो आप गूगल कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल्स के जो भी टॉपिक हैं, आपके जो हैंडबुक मिली है आप उसकी पहले से थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं। और सॉरी बीच में मैं एक सलाह देना चाहूँगी, जो भी IGNOU से एडमिशन ले रहे हैं, वो MA PC में ले रहे हैं, वो किसी भी कोर्स में ले रहे हैं, आप दिन में कितना टाइम लगता है, 1-2 मिनट, एक बार आपने एडमिशन ले लिया है, आप IGNOU की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कर लें, आपको सारी अपडेट वहाँ मिल जाएगी। वहाँ पे सब कुछ अपडेटेड रहता है कि उन्होंने क्या नया किया, क्या नए इवेंट्स आ रहे हैं, किसकी लास्ट डेट कब है, आपके असाइनमेंट्स का क्या है, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ सॉरी, मुझे याद आया, अभी मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है बट मैंने टॉपिक्स बना के रखे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। स्टैट्स का एक प्रॉब्लम बहुत लोगों को आता है, मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से आती हूँ जिन्हें मैथ से खौफ आता है। तो मेरे B.Ed में मुझे थोड़ी सी स्टैट्स मिली थी, मैंने उसको कम्प्लीटली अवॉइड किया और मैं सिर्फ थ्योरी पोर्शन पे गई, क्योंकि वो पोर्शन भी काफ़ी छोटा था। बट ग्रेजुएशन में जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन जो ये साइकोलॉजी से जब मैं कर रही थी, तो एक पूरा सब्जेक्ट ही है स्टैटिस्टिक्स का, और फर्स्ट ईयर में पेपर 5 आपका रिसर्च मेथड्स है और पेपर 6 आपका स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। ये दोनों क्लियर करने के बिना हम अपनी सिनॉप्सिस प्रपोज नहीं कर सकते थे। अभी तो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत एक तकलीफ़ का विषय हो गया था मेरे लिए, और कोई भी नहीं था जो मुझे पढ़ा सके स्टैटिस्टिक्स, और मैं बहुत परेशान थी। फिर असाइनमेंट्स लिखने की बारी आई, तो मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये थ्योरी पोर्शन लिख के अपना असाइनमेंट सबमिट कर दूँगी। बट ठीक है, मैंने वो से सोच लिया, फिर मैंने कहा यार एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे एक सब्जेक्ट को बायकॉट करके नहीं चल सकते ना। सो व्हाट आई डिड कि मैं अमेज़ॉन पे गई और मैंने वहाँ से उनके सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उन्होंने एक सॉल्व गाइड बनाई हुई थी, वो ऑर्डर करी मैंने। फिर सारे क्वेश्चंस देखे, उनके फार्मूलाज वो कैसे सॉल्व किए गए हैं, और फिर मैंने अपने असाइनमेंट सॉल्व किए और सारे क्वेश्चन आई गॉट 86 आउट ऑफ 100 असाइनमेंट्स में अपने। और एग्ज़ाम्स की बात बताती हूँ आपको, फिर हमारे एग्ज़ाम्स आए, कैलकुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी। कैलकुलेटर्स तो अलाउड होते हैं, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक वाले नहीं, लेकिन फिर भी ना एक दिक्कत सी हो रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्या करना है। कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी कि टाइम लग रहा था। मुझे अच्छे से याद है ये कि मैंने स्टैट्स के पेपर में 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए थे, और मुझे मेरे एग्ज़ाम्स में 29 मार्क्स मिले थे, मतलब आई गॉट 29 मार्क्स आउट ऑफ 30।
मैं 30 लेके रही हूँ, ऑब्वियसली वो 50 मार्क्स का जो है मेरा क्वेश्चन पेपर था, बट सिंस मैंने अटेम्प्ट तो 30 का ही किया था, तो मैं 29 आउट ऑफ 30 ही कहूँगी आपसे। तो स्टैटिस्टिक्स से डरे नहीं, आप कोशिश करें, आप पढ़ें, और आप मीडियम से भी नहीं डरें। ट्रस्ट मी, एक बार आप सिलेबस पढ़ेंगे, और साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छा लगेगा और आप स्टैट्स में भी अच्छा कर पाएंगे, आप रिसर्च के भी पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और कौन सा टॉपिक है, एग्ज़ाम मीडियम हो गया आपके, अप्लाइड ये हो गए, और प्रैक्टिकल्स और स्टैटिस्टिक्स हो गए, इंटर्नशिप। हाँ, प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि उनके पास टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज़ वो कहीं पे काम में बिज़ी रहते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता कि वो जाके कर सकें ये चीज़ें। तो मैं कहूँगी देखिए, प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपको उसके तो अपीयर होने के भी मार्क्स मिलते हैं आपको, उसमें उसको अटेंड करने के भी मार्क्स ऐड होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम स्पेयर करिए, और जैसे अगर आपका 10 दिन का है तो 8 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, 5 की रिपोर्ट जमा करनी होती है। आप क्या करो, आप 5 ही कर लो, आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर लो, अपने एकेडमिक काउंसलर उनसे बात करके कि सर हमें इतने ही दिन करना है, हमारे पास टाइम कम है। तो ऐसा नहीं है, लोग हैं, इंसान है, वो हेल्प करते हैं। तो हो सकता है आपको 5 दिन अटेंड करना पड़े, फिर आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग करके अपने वाइवा में शामिल हो जाएं। तो बातचीत करें लोगों से, बात बनती है बात करने से, और लोग हेल्प भी करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे तो बहुत हेल्प मिली हमारे एकेडमिक काउंसलर से, हमारे साथ जो पढ़ने वाले थे उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है। आप अपनी आरसी की वेबसाइट भी जो है फ्रेक्वेंटली देखते रहें कि कुछ अपडेट आया है, कि क्या नया शेड्यूल आया है, आपके प्रैक्टिकल्स के डेट्स आ गए हैं क्या। मार्च और अप्रैल इन्हीं दोनों महीनों के बीच में होता है, तो आप चेक करते रहें। और इंटर्नशिप के लिए पहले से प्लान करते रहें, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ भी जगह देखते रहें आप कहाँ कर सकते हैं। बाकी कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरा बैकग्राउंड कम्प्लीटली डिफरेंट था, मैं साइकोलॉजी में शिफ्ट हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल डरे नहीं आप, ना तो मीडियम से डरें कि इंग्लिश मीडियम में कोर्स है, ना ही हम प्रैक्टिकल्स कैसे करेंगे, हम इंटर्नशिप कैसे करेंगे, हम रिपोर्ट्स कैसे लिखेंगे। ट्रस्ट में सब हो जाता है। मैं एग्जाम्पल हूँ आपके लिए, मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, बट मैंने कर लिया, तो आप भी कर लेंगे, बल्कि आप एक नई भाषा सीख जाएंगे, अंग्रेज़ी। और एक गुजारिश मेरी तरफ से, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में टॉपिक्स भी बताएं कि आपको क्या डिफ़िकल्ट लगता है, कौन से टॉपिक्स को मैं हेल्प कर सकती हूँ आपको, मैं पढ़ा सकती हूँ आपको। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में टाइप करें कि आपको क्या मुश्किल हो रही है समझने में, अगर आपने एडमिशन ले लिया है एंड यू आर गोइंग थ्रू द कोर्स। तो प्लीज़ 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 लेट मी नो। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है मेरा वीडियो, बट मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती। आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि कौन से डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस कर दूं, और क्योंकि अब मैं थोड़ा सीरियसली ले रही हूँ यूट्यूब को, तो मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। और मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगी कि आप साइकोलॉजी में पीजी करने के बाद क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आप क्या ऐड ऑन करके अपने कोर्सेज़ में और छोटे मोटे एक्स्ट्रा कोर्स करके। जैसे भी मुझे याद आया तो मैं बता देती हूँ। अगर आप साइकोलॉजी में पीजी हैं तो आप डिस्टेंस मोड से भी होता है, स्पेशल बीएड होता है, आप वो कर सकते हैं अगर आपके पास 2 साल का वक्त है, और आपको वो कोर्स करने के बाद आप सीधे आरसीआई में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप रिहैबिलिटेशन काउंसलर बनना चाहते हैं तो आप स्पेशल बीएड कर लें, और उसके बाद आप आरसीआई में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपना रिहैब क्लिनिक खोल सकते हैं, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, और आप काउंसलर बन सकते हैं स्कूल में। तो मैं बस अभी इसी एंड पे क्लोज करूँगी अपना वीडियो, और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस बारे में जानना है, और कौन से टॉपिक्स जैसे मैंने बताया आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। और बाकी तो आप लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं सवाल, तो मैं ऑफ़र करती रहती हूँ अपने जवाब, और कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आप नाराज़ ना हो। और आखिर में आपने मुझे अपना बहुत कीमती वक्त देकर देखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया।